इंडियन इलेक्शंस में इस मरतबा तीन बड़ी स्टेट्स को स्विंग स्टेट्स कहा जा रहा है। ऐसी स्विंग स्टेट्स जो लोकसभा इलेक्शंस का नतीजा बदल कर रख सकते हैं, नतीजे को चेंज कर सकती हैं ये स्टेट्स। ये तीन बड़ी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र 48 सीटों को लेकर, बिहार 40 सीट्स को लेकर और वेस्ट बंगाल 42 सीट्स को लेकर, यानी मिलाकर 130 सीट्स जो हैं ये ऐसी तीन स्टेट्स में हैं जो स्विंग स्टेट्स हैं। क्यों स्विंग स्टेट्स इनको कहा जाता है? क्योंकि यहां पिछले इंतखाबात के मुकाबले में कुछ हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं कि जो 2019 के इलेक्शंस में नहीं थे। इस वजह से इन स्टेट्स को लेकर मुकम्मल तौर पर, हतमी तौर पर सर्टेनिटी के साथ कोई प्रेडिक्शन नहीं की जा रही। आज हम देखते हैं महाराष्ट्र स्टेट जो एक बड़ी स्विंग स्टेट है, बल्कि स्विंग स्टेट्स में से सबसे बड़ी स्विंग स्टेट है महाराष्ट्र। क्यों स्विंग स्टेट है? महाराष्ट्र का रिजल्ट किस तरीके से अफेक्ट करेगा पूरे लोकसभा के इलेक्शंस को, आज जानने और समझने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस और डेटा पर मबनी वीलॉग्स पेश करने का सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाए रखें। महाराष्ट्र इंडिया की इलेक्ट्रिकल डायनामिक्स में दूसरी बड़ी स्टेट है, यानी यूपी की 80 सीट्स के बाद महाराष्ट्र ऐसी स्टेट है जिसकी 48 सीटें हैं, यानी दूसरी बड़ी स्टेट ये बन जाती है। इस मरतबा महाराष्ट्र के हालात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है 2014 और 19 के मुकाबले में। क्यों मुख्तलिफ है वो जानने से पहले हम देख लेते हैं कि 2019 में सूरत हाल क्या थी। तेजी से एक ओवरव्यू कर लेते हैं लोकसभा इलेक्शंस का। 2019 में के इलेक्शंस में जो एनडीए था, यानी भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का अलायंस, इन्होंने मिलकर 48 में से 41 सीटें जीत ली थी। बीजेपी की 23 और शिवसेना की 19 सीटें थी। जबकि जो यूपीए है इसमें कांग्रेस की 1 सीट और एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी की 4 सीटें आई थी। 5 सीटें यूपीए, 1 सीट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी की जमात ने जीती थी और 1 इंडिपेंडेंट कामयाब हुआ था। एनडीए यहाँ भारी अक्सरियत से 41 सीट्स एनडीए ने ली थी। 2014 की हम बात करें तो लगभग वो इसी तरह का रिजल्ट था। एनडीए ने 42 सीट्स ली थी जिनमें भारतीय जनता पार्टी की 23 और शिवसेना की 18 सीटें थी। जबकि यूपीए के इत्तेहाद में एनसीपी ने 4 और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी। एनडीए 2014 में भी कामयाब रहा। ये 2014 से हम इसलिए एक मॉडल फॉलो कर रहे हैं कि तब से मोदी वेव चली आ रही है। 2019 के बाद महाराष्ट्र में बहुत बड़ी सियासी तब्दीली आ गई, बल्कि इतनी बड़ी सियासी चेंज, इतनी बड़ी पॉलिटिकल शिफ्ट किसी और बड़ी स्टेट में इंडिया में नहीं हुआ 2019 के बाद जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ ये कि 2019 में महाराष्ट्र में स्टेट पर इलेक्शन हुए, स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए। इनमें शिवसेना का और भारतीय जनता पार्टी का इत्तेहाद ही था। इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद शिवसेना के उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना को लीड कर रहे हैं बाल ठाकरे के मरने के बाद, उद्धव ठाकरे ने कहा कि परसेंटेज 50-50% होना चाहिए। यानी उद्धव ठाकरे का और बीजेपी का आपस में समझौता नहीं हुआ। तो 23 नवंबर 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र से अपना लीडर देवेंद्र फडणवीस को हलफ दिलवा दिया चीफ मिनिस्टरशिप का, लेकिन फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा 3 दिन बाद ही 26 नवंबर 2019 को, क्योंकि वो टेस्ट केस यानी अपनी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रहे थे। और फिर एक महाविकास आघाड़ी, एक इत्तेहाद हुआ, यानी महाराष्ट्र डेवलपमेंट के नाम से एक इत्तेहाद हुआ जिसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना और एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो शरद पवार की है वो, और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर खुद कांग्रेस पार्टी। इन 3 पार्टीज का इत्तेहाद हुआ, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस का, और उद्धव ठाकरे जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए महाराष्ट्र के। अब होता क्या जून 2022 में? होता यह है कि बीजेपी एक बहुत बड़ा डेंट डालती है, एक नकब लगाती है। वो शिवसेना के अंदर से एक धड़ा तोड़ती है। शिवसेना के अंदर से एकनाथ शिंदे की क़यादत में एक धड़ा तोड़ती है
जो उद्धव ठाकरे से अलग होता है, और फिर मोदी सरकार, मोदी गवर्नमेंट अपनी पूरी पावर यूज करते हुए इस शिवसेना को बकायदा शिवसेना की पार्टी का दर्जा और स्टेटस दिलवाते हैं, जो एकनाथ शिंदे की सूरत में बनाई जाती है, यानी उद्धव ठाकरे से बगावत करती है। तो अब एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, जिन्होंने बगावत की शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना से, और साथ ही बीजेपी एनसीपी के अंदर भी रिफ्ट डालती है, नेशनल कांग्रेस पार्टी के अंदर। जो शरद पवार है, कांग्रेस पार्टी के पुराने लीडर, 83 इयर्स ओल्ड के, जिन्होंने बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स देखी है, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सीजन पॉलिटिक्स करते रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कई मरतबा रहे हैं, किंग मेकर इनको कहा जाता है। इनके भतीजे अजीत परिवार के जरिए इन्होंने बगावत करवाई एनसीपी के अंदर भी, यानी टैक्टफुली शिवसेना को भी तोड़ा एकनाथ शिंदे की क़यादत में, और एनसीपी को भी तोड़ा अजीत परिवार की क़यादत में, और यूं एक अलायंस बन गया जिसमें एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर बने, और जो फडणवीस हैं, फडणवीस जो हैं वो बना दिए गए डिप्टी सीएम। तो यूं एक पूरी डायनामिक्स चेंज हो गई, यानी वो शिवसेना जो बाल ठाकरे के दौर में मुकम्मल तौर पर बीजेपी के साथ इत्तेहाद करती थी, इत्तेहाद करके पॉलिटिक्स महाराष्ट्र की करती थी, वो शिवसेना टूट गई और वो उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ जाकर शामिल हो गए, और एनसीपी भी एक टूट गई कुछ अरसे बाद, और एनसीपी का धड़ा, अजीत परिवार का धड़ा, वो बीजेपी का यानी एनडीए का हिस्सा बन गया, और जो शरद पवार थे वो खुद इंडिया अलायंस का यानी कांग्रेस के हिस्सा बन गए। तो ये बहुत बड़ा एक ऐसा रिफ्ट पैदा हुआ कि जिसमें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स सब 6 धड़ों के घिर जो है वो घूम रही है। एक तो बीजेपी, दूसरा शिवसेना का एकनाथ शिंदे वाला धड़ा, और तीसरा जो एनसीपी का अजीत परिवार वाला धड़ा है, ये एक तरफ, और फिर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है, और शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे वाला धड़ा है वो है, और तीसरी तरफ एनसीपी शरद पवार का धड़ा है, ये तीनों दूसरी तरफ है। तो यूं महाराष्ट्र एक स्विंग स्टेट है, क्योंकि अब की मर्तबा वोट बहुत ज़्यादा डिवाइड होगा। जो मराठियों का रवायती वोट शिवसेना को मिलता था, अब जाहिर बात है उसमें बहुत बड़ी डिवीजन पैदा होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ भी सिंपैथी का फैक्टर है कि बाल ठाकरे के बेटे ये हैं, असल शिवसेना के वारिस ये हैं, जबकि जो एकनाथ शिंदे हैं उनका दावा है कि शिवसेना की जो बाल ठाकरे की आइडियोलॉजी थी, हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी, प्रो मराठी पॉलिटिक्स करने की आइडियोलॉजी थी, वो उसके वारिस एकनाथ शिंदे अपने आप को कह रहे हैं शिवसेना के, कह रहे हैं असल शिवसेना ये है। तो वोट बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया है। यही वजह है कि जो मोदी का हामी मीडिया है, यानी गोदी मीडिया, वो भी सर्टन नहीं है कि महाराष्ट्र की 48 सीट्स में से कौन सी पार्टी कितनी सीट ले जाएगी। इस सारी सूरत हाल का अगर हम कहें ज्यादा नुकसान, जिस तरह मैंने आपके सामने 2014 और 19 के रिजल्ट्स रखे, जब एनडीए ने भरपूर कामयाबी हासिल की, दोनों मरतबा यानी 40+ सीट्स ली 48 के मुकाबले में, इस मरतबा बीजेपी को नुकसान होगा, और जो शिवसेना का धड़ा है एकनाथ शिंदे का, उसको भी नुकसान होगा। अब हम तेजी से इन 6 जमातें महाराष्ट्र में इलेक्शन में उतर रही हैं, जिनमें 3 एक तरफ ग्रुप हैं, जिस तरह मैंने कहा कि बीजेपी, एनसीपी अजीत पवार, और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, इनकी स्ट्रेंथ, और फिर जो दूसरा ग्रुप है यानी कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, और जो शरद पवार की एनसीपी है, इनके स्ट्रेंथ और इनके वीक पॉइंट्स तेजी से देख लेते हैं। कांग्रेस की अगर बात करें महाराष्ट्र में, तो इसका एक बड़ी स्ट्रेंथ तो यही है कि जाहिर बात है पुरानी पार्टी है, पूरे महाराष्ट्र में इसके वर्कर्स मौजूद हैं, उस तरह एक्टिव नहीं है लेकिन मौजूद हैं। और फिर खास तौर पर जो एनसीपी और शिवसेना में बहुत बड़ी डिवीजन हुई है, जिससे जो इन दोनों पार्टियों का रवायती वोटर था वो भी कंफ्यूज होकर कांग्रेस की तरफ टिल्ट कर सकता है। लेकिन कांग्रेस के वीक पॉइंट यहां पर महाराष्ट्र में क्या है कि इनके पास कोई भी ऐसा लीडर नहीं है महाराष्ट्र में जो करिश्मेटिक हो, जो ऑल ओवर महाराष्ट्र हिट हो, ऑल ओवर महाराष्ट्र जिसको जाना पहचाना जाता हो, महाराष्ट्र के लेवल पर वो आम महाराष्ट्र के लोगों को अपने साथ ले पाए, उनको पुल कर पाए, ऐसा कोई बड़ा लीडर कांग्रेस के पास नहीं है महाराष्ट्र में। और ना ही कांग्रेस की महाराष्ट्र में कोई इंटरनल यूनिटी है पार्टी के अंदर। अब एनसीपी जो शरद पवार ग्रुप है, यानी कांग्रेस का हामी ग्रुप, इसकी अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, तो
शरद पवार जो हैं वो खुद चूंकि पार्टी के एक पुराने सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, कई मरतबा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर रहे हैं। 1999 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से इन्होंने अलग होकर एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी बनाई थी और फिर एक तरह के किंग मेकर रहे ये महाराष्ट्र के अंदर। ये एक जारी बात है, एनसीपी पवार ग्रुप, शरद पवार ग्रुप को इसका फायदा होगा। और फिर इनके साथ एक अमोल कोहली एक एक्टर है जो महाराष्ट्र, ऑल ओवर महाराष्ट्र में जाना पहचाना एक नाम है अमोल कोहली। ये जारी बात है, बड़ा फायदा इनको दे रहे हैं। वीक पॉइंट इसमें अगर हम देखें एनसीपी शरद पवार ग्रुप के, तो इसमें शरद पवार के साथ जो लोग शामिल हुए थे 1999 के बाद, उनमें से कई बड़े नाम अजीत पवार के साथ जुड़ गए हैं। और ये जारी बात है, इससे एनसीपी शरद पवार वीक भी हुई है। और फिर खुद जो शरद पवार हैं ये बहुत बड़े करप्ट लीडर हैं, यानी वैसे तो बहुत ज्यादा और भी कई करप्ट लीडर हैं, लेकिन ये शरद पवार, ये पूरी फैमिली बहुत ज्यादा करप्ट है। बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने लूट मार और करप्शन की हुई है महाराष्ट्र को लेकर। तो ये भी शरद पवार का एक नेगेटिव पॉइंट ही जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो शरद पवार की जो बेटी हैं सुप्रिया सोले, उनसे जो उम्मीद की जा रही है कि वो ज्यादा वोकल होकर बोलें, ज्यादा एक्टिव किरदार अदा करें, वो उस तरीके से क्राउड को पुल नहीं कर पा रही। यही वजह है कि शरद पवार जो खुद बीमार भी हैं, जिनकी एज हो गई है, उस तरीके से सुप्रिया सोले उनकी पार्टी को नहीं संभाल पा रही। वैसे भी एनसीपी का एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यह भी है कि एनसीपी 1999 से, यानी जबकि एनसीपी बनी है तब से उसका वोट शेयर सिर्फ 15 to 16% ही होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं जो शिवसेना उद्धव बाल ठाकरे ग्रुप है, इसके स्ट्रेंथ, इसके मजबूत पॉइंट के हैं। तो सबसे मजबूत पॉइंट तो यही है कि उद्धव ठाकरे के पास बाल ठाकरे का बनाया हुआ एक स्ट्रक्चर है शिवसेना में। शिवसेना के अंदर वो स्ट्रक्चर मौजूद है, कैडर मौजूद है। उसके बाद फिर उद्धव ठाकरे के लिए एक तरह की हमदर्दी पैदा हो सकती है। जिस तरह शिंदे ने बगावत की, रिवोल्ट किया, शिंदे और उनके हामी एमएलएज ने, और वो बीजेपी के साथ शामिल हो गए उद्धव ठाकरे के खिलाफ। और फिर ये उद्धव ठाकरे के पास एक मौका भी है कि वो साबित कर पाए कि अपने बाप की जो असल, यानी जो शिवसेना पार्टी है, उसके असल वारिस वही हैं। अब इसका जो वीक पॉइंट आ रहा है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप है, इसका वीक पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि बाल ठाकरे की पॉलिटिक्स रही है हिंदुत्व के गिर्द। बाल ठाकरे की पॉलिटिक्स प्रो मराठी रही है। बाल ठाकरे अपने आप को हिंदू लीडर, यानी एक बड़े फख्र से हिंदू लीडर कहने वाले, और हिंदू वोटर्स को ज्यादा वो अपील करते थे। अब चूंकि उद्धव ठाकरे का अलायंस कांग्रेस से हो चुका है, कांग्रेस सेकुलर पार्टी है, तो ये जो शिवसेना का पुराना वोटर है, जिसको बाल ठाकरे ने हिंदुत्व, प्रो हिंदू पॉलिटिक्स, प्रो मराठी पॉलिटिक्स के लिए तैयार किया था, शायद वो उद्धव ठाकरे के लिए इस तरह वोटिंग ना कर पाए। तो ये इस ग्रुप की, यानी जो इंडिया अलायंस है, इस ग्रुप के हमने स्ट्रेंथ भी देख ली, वीकनेस भी देख ली महाराष्ट्र में, जो तीनों ग्रुप्स हैं। अब जो एनडीए के 3 ग्रुप्स हैं महाराष्ट्र में, इनके हम देखते हैं मजबूत पॉइंट क्या हो सकते हैं, वीक पॉइंट क्या हो सकते हैं। बीजेपी की हम बात करें तो इसमें जो मोदी की पॉपुलैरिटी की लहर है, खास तौर पर जो बड़े शहर हैं, और मुंबई जो जिसको माया नगरी भी कहा जाता है, बड़ा शहर है, यहाँ की जो अर्बन मिडिल क्लास, अपर क्लास के अंदर मोदी की पॉपुलैरिटी है, ये जारी बात है बीजेपी को फायदा देगी। इसके पास, बीजेपी के पास स्ट्रॉन्ग एक स्टेट लीडरशिप भी मौजूद है, और सबसे बढ़कर के वीक ऑपोजिशन है, यानी शिवसेना भी अब टूटी हुई है, एनसीपी भी टूटी हुई है। उस तरीके से एक वोकल, एक बड़ी अपोजिशन का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन इसके वीक पॉइंट्स ये हैं बीजेपी के महाराष्ट्र में। एक तो जो फडणवीस है, फडणवीस जो देवेंद्र फडणवीस को जिस तरीके से डिमोट किया गया, यानी बीजेपी ने अपने बंदे को चीफ मिनिस्टर से डिमोट कर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, ये बीजेपी को चीज पॉलिटिकली नुकसान दे सकती है। और फिर जो इस स्टेट में सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है, वो ये कि अजीत पवार जो अपने ताया, अपने अंकल की तरह बहुत करप्ट है, यानी शरद पवार की तरह खरबों रुपए इन पर करप्शन के इल्जाम हैं। इस चीज को बीजेपी ने खुद ये इल्जाम बार बार लगाए, खुद मोदी, अमित शाह, बीजेपी के लीडर्स अजीत पवार को बहुत बड़ा करप्ट लीडर कहते रहे, इनके बहुत बड़ी लूट मार की दास्तानें बयान करते रहे। अब इसी अजीत पवार को बीजेपी ने अपने साथ
शामिल कर लिया है और महाराष्ट्र में इनको डिप्टी सीएम बनाया हुआ है। तो ये चीज बीजेपी को जरूरी बात है कि इतना बड़ा, जिसको आप खुद करप्ट लीडर कह रहे हैं, सियासतदान कह रहे हैं, उसको अपने साथ लाने का नुकसान हो सकता है। एनसीपी, अजीत पवार की बात करें अगर, तो इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स कहे जाते हैं कि अजीत पवार के बारे में कहा जाता है कि करप्ट तो है ही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ग्रास रूट लेवल पर आम कारकुनों के साथ उन्होंने डायरेक्ट यानी कैडर्स के साथ राब्ते में रहते हैं। और फिर उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट पुणे की सीट है वो बड़े रिकॉर्ड मार्जिन से जीती थी। और प्लस ये कि इस मर्तबा जो अजीत पवार हैं, उनकी बीवी सुनित्रा का मुकाबला शरद पवार की जो बेटी है सुप्रिया सोले के साथ है, जो बारामती की सीट है लोकसभा की। तो इस सीट पर भी अजीत पवार ने यानी जो साबित कर रहे हैं कि वो अपने अंकल के खिलाफ यानी शरद पवार के खिलाफ मुकम्मल तौर पर लड़ने के लिए तैयार है। यही वजह है कि वो अपनी बीवी को उतार रहे हैं अपनी कजन, अपने अंकल की बेटी के मुकाबले में। वीक पॉइंट की बात की जाए, जिस तरह मैंने कहा, अजीत पवार बहुत बड़े एक करप्ट लीडर के तौर पर मशहूर हैं। और फिर ये कि इनकी पार्टी जब अनडिवाइडेड थी तो एनसीपी का ये फैक्शन जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा यानी ऑल ओवर महाराष्ट्र नहीं बना पाया। शरद पवार का तो चूंकि बैकग्राउंड भी था एक कांग्रेस से पॉलिटिक्स करने का, पुराने वो पॉलिटिशियन थे, लेकिन अजीत पवार के पास जो एनसीपी का स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा वीक है, वो उस तरह इतना मजबूत नहीं है। अब शिवसेना जो शिंदे का ग्रुप है, जो बीजेपी का हामी ग्रुप है, इसकी अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो शिंदे के बारे में भी कहा जाता है कि ये अपने कैडर्स के लिए एक्सेसिबल है, सपोर्टर्स के लिए, आम लोगों के लिए एक्सेसिबल है और अपने आप को एक ऐसा लीडर कहते हैं जो बिल्कुल हम्बल ओरिजिन से उठकर आया है, यानी आम बैकग्राउंड से उठकर आया है। लेकिन इस पार्टी को भी सबसे बड़ा जो इसका वीक पॉइंट रहेगा, कमजोरी रहेगी, वो ये रहेगी कि जिस तरीके से 2022 में जो स्प्लिट हुआ, उस स्प्लिट के बाद, ये 2000 के इलेक्शंस के बाद और फिर खासतौर पर 2022 में जिस तरीके से शिंदे ने गद्दारी की उद्धव ठाकरे के साथ, उद्धव ठाकरे यानी बाल ठाकरे के बेटे के साथ गद्दारी की, इसकी कीमत इनको अदा करनी पड़ सकती है। क्योंकि शिवसेना के अंदर बाल ठाकरे की पर्सनैलिटी का बहुत ज्यादा वोट था और जाहिर बात है जो बाल ठाकरे का पर्सनैलिटी कल्ट होगा वो ज्यादा उद्धव ठाकरे की तरफ टिल्ट हो सकता है इलेक्शन में।